खबरों के बीच में बहुत कुछ ऐसा होता है जो कहीं और अनकहीं के बीच परतों के भीतर कहीं छिपा होता है। उसे एनालाइज हम करते हैं आपके लिए मिस्टर एनालाइजर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं लीडर, यानी कि जो आगे बढ़कर नेतृत्व कर सके, जो टीम को अपना रास्ता दिखा सके। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का लीडर आज उनके पास है? इस पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हम कांग्रेस पार्टी के भीतर के असमंजस को डिकोड कर आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि वीवीपैट पर संग्राम जो छिड़ा हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट जो नए निर्देश जारी करने जा रहा है, उसे लेकर कहां तक पहुंचा है मामला। क्या इस बार के चुनाव में वीवीपैट का जो मिलान होता है वो बढ़ेगा? क्या सभी मतगणना के पूरे प्रमाण तय किए जाएंगे? इस पर हम करेंगे चर्चा। फिर आपको बताएंगे कि गुजरात में पुरुषोत्तम रुपाला ने क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि पूरे राजपूत समाज का गुस्सा रुपाला के एक बयान पर बहुत ही भड़का हुआ है। और फिर हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या विजन है हिंदुस्तान का। दोनों बड़े दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों अपने मैनिफेस्टो की पूरी तैयारी कर रहे हैं। 19 अप्रैल से पहले यह मैनिफेस्टो आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब हम आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी खबर, जो राजनीतिक खबर है, वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। केरल के वायनाड में लोकसभा सीट के लिए अपनी उम्मीदवारी को आज राहुल गांधी पूरा करने, अपना नामांकन दाखिल करने वायनाड पहुंचे हुए थे। राहुल गांधी ने अपना नामांकन दाखिल किया। उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ मौजूद थी और बहुत ही धूमधाम के साथ इस पूरे आयोजन को अंजाम दिया गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने एक लंबा रोड शो भी किया। 2009 के आसपास वायनाड के इस कंस्टिट्यूएंसी का गठन किया गया था और उसके बाद से अभी तक यहां पर 3 बार लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं और तीनों लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट पर अपनी जीत दर्ज की है। 2019 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी उम्मीदवार के तौर पर यहां पर मौजूद थे और उन्होंने अपनी जीत यहां पर हासिल की, जो कि एक बड़ी जीत थी। राहुल गांधी ने आज अपना रोड शो निकाला, लोगों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और लोगों के बीच यह भी जाहिर करने की कोशिश की कि वो किस तरीके से लोगों के दिलों में बैठे हुए हैं। ठीक उसी वक्त सीपीआई की तरफ से जो उम्मीदवार हैं, जो कि राहुल गांधी के विपक्ष में खड़ी हैं, उनका नाम है अनी राजा ने भी आज एक रोड शो निकाला। उन्होंने भी जनता के बीच अपने आप को एक बड़े और अच्छे कारगर उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तुत किया। और एनी राजा का जो कहना है वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। वायनाड के लोगों से एनी राजा ये कहती हैं कि राहुल गांधी आखिरकार वायनाड के लोगों की समस्याओं को सुनने, उसे सुलझाने या फिर वायनाड में वक्त गुजारने कितना आते हैं। यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब आप वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं, जहां एक राष्ट्रीय स्तर का नेता उम्मीदवार के तौर पर होता है, आमतौर पर लोगों की यह शिकायत होती है कि सांसद से आम जनता नहीं मिल पाती। राहुल गांधी के इसी कमजोर नब्ज को एनी राजा भी दबा रही है। उनका यह बार बार कहना है और पूरी सीपीआई पार्टी का यह कहना है कि वायनाड को आखिरकार राहुल गांधी ने क्यों चुना। राहुल गांधी उत्तर भारत, खास करके अमेठी से 2004 से अपना चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं और ऐसे में उन्होंने वायनाड को क्यों चुना। सीपीआई के मुख्यमंत्री, जो कि केरल के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस बारे में टिप्पणी की है। अब मैं यहां पर आपको 2019 के चुनाव को लेकर यह बताना चाहता हूं कि जरा देखिए, जब 2019 के चुनाव की घोषणा हुई थी तो कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जब जारी की थी, उसमें 15 उम्मीदवारों के नाम थे। इन 15 उम्मीदवारों के नाम में राहुल गांधी का नाम अमेठी से था और रायबरेली से सोनिया गांधी का नाम था। आज हम बात कर रहे हैं 2024 के लोकसभा के चुनाव की। कांग्रेस अब तक अनगिनत लिस्ट निकाल चुकी है, 10 से ज्यादा। 231 अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाकों में जहां पर उनकी उम्मीदवारी तय है, वहां पर लोगों के नामों की घोषणा हो चुकी है। दरअसल जो आखिरी फेज है, 7वां फेज है, जिसका मतदान 1 जून को होना है, उसके लिए भी उम्मीदवारों की लिस्ट सामने है। लेकिन कांग्रेस ने अमेठी
और रायबरेली, इन दोनों सीट पर कौन उम्मीदवार होगा, इसके बारे में अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इसे लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक जबरदस्त यूं कहें कि चर्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2019 में सोनिया गांधी ने रायबरेली की सीट जीत ली, लेकिन इस बार सोनिया गांधी रायबरेली की उम्मीदवार नहीं होंगी, यह उन्होंने बहुत पहले स्पष्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा का रास्ता इख्तियार कर लिया। 2019 में राहुल गांधी अमेठी का चुनाव हार गए थे, लेकिन वायनाड से उन्होंने लोकसभा की सीट जीती और लोकसभा पहुंचे। वायनाड में राहुल गांधी को 65% के आसपास वोट शेयर मिला था। 7 लाख से भी अधिक वोट मिले थे और उस वक्त जो सीपीआई के उम्मीदवार उनके विपक्ष में खड़े थे, उस उम्मीदवार को 25% वोट शेयर मिला था और उस उम्मीदवार के पास 2,75,000 वोट मिले थे। यानी कि राहुल गांधी और 40% वोट शेयर ज्यादा लेकर सामने खड़े थे। आंकड़े साफ बताते हैं कि वायनाड की जनता ने 2019 में राहुल गांधी पर पूरा भरोसा जताया था, लेकिन यह भरोसा राहुल गांधी पर अमेठी की जनता ने नहीं जताया। 40% के आसपास वोट शेयर लेने के बाद भी अमेठी में राहुल गांधी स्मृति ईरानी के सामने हार गए थे। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जिस 2 सीट को गढ़ माना जाता है गांधी नेहरू परिवार का, जिस पर पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर हमेशा स्टैंप लगा रहा कि यहां से तो गांधी परिवार का उम्मीदवार खड़ा होगा और जीतेगा ही, अब उसके बारे में इतनी उहापोह की स्थिति क्यों है? जरा सोचिए, राहुल गांधी ने 2004 से अपने संसद के उम्मीदवारी शुरू की कहां से? अमेठी से। 2004 में उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा और 66% वोट शेयर हासिल किए थे। 4 लाख से ज्यादा वोट से राहुल गांधी अमेठी से जीते थे। 2009 में 71% वोट शेयर उनका था, 4,64,000 वोट मिले थे और राहुल गांधी जीते थे। 2014 में भी राहुल गांधी का वोट परसेंटेज ठीक था, पहले से काफी घटा था, 47% वोट शेयर यहां पर उन्हें मिला था और राहुल गांधी ये चुनाव जीते थे। उनके विरोध में स्मृति ईरानी खड़ी थी भारतीय जनता पार्टी से और स्मृति ईरानी ये चुनाव हारी थी। लेकिन 2019 में ये पासा पलट गया। राहुल गांधी को अमेठी में 44% वोट शेयर मिला। इसके बावजूद स्मृति ईरानी के मुकाबले राहुल गांधी अमेठी का चुनाव हार गए। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है, जो कि राहुल गांधी को भी शायद अपने आप से पूछना पड़ा होगा कि ऐसा उन्होंने क्या किया कि जिस अमेठी की जनता ने 71% वोट शेयर उनको दिया था, वो जनता आज उनसे विमुख हो गई है। और इसका असर, राहुल गांधी के हार का असर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर बड़े पैमाने पर रहा। क्योंकि अगर आप अमेठी का इतिहास देखें, 1980 में संजय गांधी ने यहां पर जीत हासिल की। 1984 में राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने यहां से जीत हासिल की। 1989 में राहुल गांधी एक बार फिर जीते। 1991 में भी राहुल गांधी ने यहां पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस जीत को सेलिब्रेट नहीं कर पाए क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। 1999 में सोनिया गांधी ने पहली बार अमेठी को कमजोर होते हुए देखा था और उस वक्त वहां पर जनाधार जरा कमजोर हुआ था। लेकिन जिस तरीके से गांधी परिवार लगातार उस सीट को प्रोटेक्ट कर कर अपने पॉकेट बरो के तौर पर इस्तेमाल करता रहा, ऐसे में सवाल यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी ताकत वहां पर बढ़ा रही है, तो इसका साफ मतलब है कि कांग्रेस का जनाधार, कांग्रेस के नेताओं पर लोगों का भरोसा और अमेठी, जो कि राहुल गांधी और उनके परिवार के सदस्यों के लिए हमेशा एक सुरक्षित सीट रही, वो टूटती रही है। हम सिर्फ अमेठी की बात नहीं कर रहे, आइए बात करते हैं सोनिया गांधी के संसदीय सफर की भी। 7 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, अब उन्होंने लोकसभा से अपने आप को किनारे कर लिया है। 5 बार रायबरेली की लोकसभा की सीट उन्होंने जीती, 1 बार अमेठी और उसके बाद बरेली से उन्होंने जनता का विश्वास हासिल किया। 1999 में अमेठी से 68% के वोट शेयर से सोनिया गांधी ने अपनी जीत हासिल की थी और उसके बाद फिर बरेली से 52% के वोट शेयर के आधार पर उन्होंने अपनी जीत हासिल की थी। सोनिया गांधी की जीत का जो आंकड़ा है वह भी आपके सामने है। उनका वोट शेयर हमेशा जबरदस्त रहा है और रायबरेली की जनता ने उन्हें पूरा समर्थन दिया। सोनिया गांधी ने अब चुनाव से, लोकसभा के चुनाव से किनारा किया, लेकिन राहुल गांधी ने वायनाड से अपनी सीट को घोषित करवाया। कांग्रेस पार्टी ने उनकी सीट घोषित की। अमेठी को लेकर अभी भी चुप्पी साध रखी है कांग्रेस पार्टी ने। इतना ही नहीं, रायबरेली को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है।
यह सर्वविदित है। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में इस बात को लेकर बार बार चलता होती है कि सोनिया गांधी के बाद रायबरेली की सीट के उत्तराधिकारी के तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा को देखा जाना चाहिए। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि लगातार एक बहुत बड़े कैंपेनर के तौर पर कांग्रेस के लिए खड़ी रही हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सीधे तौर पर अभी तक घुसने का उन्होंने बीड़ा नहीं उठाया है। वो पार्टी की महासचिव के तौर पर रही हैं, उत्तर प्रदेश की प्रभारी का काम उन्होंने संभाला है, राहुल गांधी के फंसे हुए तमाम मुद्दों को, राजनीतिक पेच को वो सुलझाती हैं। इसके बावजूद प्रियंका गांधी ने अभी तक सक्रिय राजनीति में सीधा हिस्सा नहीं लिया है। उन्होंने न तो विधानसभा का चुनाव लड़ा है और न ही उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा है। अब ऐसे में जो यक्ष प्रश्न है जो अब हम आपके सामने रख रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की? रायबरेली और अमेठी के उम्मीदवारों की घोषणा क्यों नहीं की जा रही? क्या इसके पीछे ये एक डर है कि प्रियंका गांधी वाड्रा या राहुल हार सकते हैं? ये बहुत बड़ा डर है। गुजरात में राजपूत समाज इन दिनों भारतीय जनता पार्टी से बड़ा नाराज चल रहा है। क्षत्रिय समाज के तमाम संगठनों ने केंद्रीय मंत्री रहे पुरुषोत्तम रुपाला के खिलाफ अपनी तलवारें खींची हैं, और वो इसलिए क्योंकि उनके एक बयान से, रुपाला जी के एक बयान से बहुत आहत है पूरा का पूरा क्षत्रिय समाज। अब सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर यह है कि पुरुषोत्तम रुपाला का टिकट आम आदमी पार्टी घोषित कर चुकी है, उम्मीदवार के तौर पर वो मैदान में है। पुरुषोत्तम रुपाला ने अपने कथित बयान को लेकर क्षत्रिय समाज से कई मंचों से माफी मांगी है। इसके बावजूद क्षत्रिय समाज इस माफी को मांगने को तैयार नहीं है। इसका असर सिर्फ और सिर्फ गुजरात पर नहीं, बल्कि इसका असर अब राजस्थान में भी होता दिखाई दे रहा है, और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि राजस्थान और गुजरात ये दोनों ऐसे राज्य हैं जहां 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने सारी सीटें जीती थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए अब ये न निगला जाए न उगला जाए वाली स्थिति है। राजपूत समाज की नाराजगी स्पष्ट है। पुरुषोत्तम रुपाला को टिकट दिया जा चुका है। कैसे राजपूत समाज को समझाया जाए, उन्हें बुझाया जाए कि राजकोट के इस उम्मीदवार के खिलाफ वो अपनी नाराजगी को कम कर दें, यह अपने आप में काफी दीगर बात है। आइए अब आपको हम ये दिखाते हैं कि पुरुषोत्तम रुपाला ने दरअसल ऐसा क्या विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश शासन के दौरान राजाओं और महाराजाओं ने अपना सिर झुका दिया था, उनके साथ रोटी और बेटी के संबंध बना लिए थे ताकि दलित समुदाय से आने वाली रूखी समाज अपना सर नहीं झुका पाए। इसलिए मैं उन्हें सलाम करता हूं, और यही वो बात है जिससे सनातन धर्म को जीवित भी रखा है। जय भीम। उनका ये बयान अपने आप में काफी बुरा प्रभाव डाल गया पूरे क्षत्रिय समाज पर। इस पूरे बयान को लेकर उन्होंने कई बार स्पष्टीकरण दिया, सोशल मीडिया पर भी, इसके साथ साथ अपनी तमाम रैलियों में भी। इसके बावजूद क्षत्रिय समाज उन्हें माफ करने को तैयार नहीं है। भारत की आजादी के वक्त सौराष्ट्र में 100 से भी ज्यादा छोटे और बड़े राजघराने हुआ करते थे। कुछ दिनों में क्षत्रिय समुदाय के लोगों ने इस पूरे मामले को और फैला दिया है। साबरकांठा, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़, अहमदाबाद, सूरत, इन तमाम जगहों में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है, और राजकोट जहां से पुरुषोत्तम रुपाला उम्मीदवार के तौर पर हैं, वहां पर उनके पुतले फूके गए हैं, और क्षत्रिय समाज बड़े पैमाने पर वहां सामने है। क्षत्रिय समुदाय का जो नेता है, उनका नाम है राज शेखावत। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस पूरे मसले को लेकर इस्तीफा दे दिया, और लगातार अब दबाव बढ़ता चला जा रहा है। क्षत्रिय समाज के पुरजोर विरोध के बाद पुरुषोत्तम रुपाला ने एक वीडियो जारी किया, और उन्होंने अपने इस बयान पर न सिर्फ माफी मांगी, बल्कि अपने इस पूरे बयान को वापस भी लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी का भी अपमान नहीं किया है, वो महिलाओं के बारे में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं कर रहे थे, उनका किसी राजघराने के बारे में ऐसे टिप्पणी करने का कोई विचार या औचित्य नहीं था। उन्होंने एक बात कही थी, और बात कहने के तरीके से अगर किसी को भी दुख हुआ है तो उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। लेकिन क्षत्रिय समाज का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। पूरे क्षत्रिय समाज ने विरोध बड़े पैमाने पर सामने रखा है, जिसकी वजह से अब भारतीय जनता पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने खुद राजकोट में पहुंचकर डैमेज कंट्रोल करना मुनासिब समझा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है राजकोट का ये सीट। गुजरात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष CR पाटिल
लगातार राजपूत समाज से ये अपील कर रहे हैं कि रूपाला के दिए गए इस बयान पर वो अपनी नाराजगी वापस ले लें, क्योंकि उन्होंने ऐसा मीन नहीं किया था। और पुरुषोत्तम रूपाला पर्सनली एक बहुत ही अच्छे नेता हैं, इसलिए उनकी उम्मीदवारी को लेकर किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। पुरुषोत्तम रूपाला दरअसल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो कि 5 दशकों के साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। रूपाला आंध्र प्रदेश और गोवा के प्रभारी भी रहे हैं और इसके अलावा वो 3 बार अमरेली विधानसभा से विधायक के तौर पर भी चुने गए हैं। राज्यसभा के सांसद 3 बार रह चुके हैं। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद उन्हें कृषि, किसान कल्याण और पंचायती राज जैसे अहम महकमों की जिम्मेदारी मिली थी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी गुजरात में अपने 2 उम्मीदवार पहले ही बदल चुकी है और अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल यह है कि राजकोट से अगर उन्हें अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा तो ये अपने आप में दिक्कत होगी और इसके लिए काफ़ी परेशानियां सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आपको हम बताते हैं कि दरअसल पुरुषोत्तम रूपाला के इस बयान से क्यों दिक्कत हो रही है। पुरुषोत्तम रूपाला पटेल समुदाय से आते हैं, वो सौराष्ट्र इलाके से आते हैं और ऐसे में जो पटेल समुदाय और क्षत्रिय समुदाय के बीच में जो एक हल्की तनातनी सा एक रिश्ता पूरे गुजरात में रहता है, वो अपने आप में अब खुलकर सामने आ रहा है। 1988 में पटेल समुदाय से आने वाले कांग्रेस के विधायक पोपट क्षत्रिय की क्षत्रिय समुदाय की एक शख्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और इसी साल कैबिनेट मंत्री वल्लभ भाई पटेल की हत्या भी एक क्षत्रिय समुदाय से आने वाले व्यक्ति के करने जाने की बात कही गई थी। उस वक्त से दोनों समुदाय के बीच में ये एक तनातनी की स्थिति है। गुजरात की सभी 26 की 26 सीटें 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, जिसमें राजपूत समुदाय का भी बड़ा योगदान है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है कि क्या वो क्षत्रिय समाज को नाराज कर 5 से 6 सीटों पर अपने जनाधार को कम होते हुए देखेगी। इसके लिए जरूरी है कि जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी इस पर अपनी कार्रवाई करे। अब जो स्थिति सामने निकल कर आ रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह मसला बड़ा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अब नुकसान उठाना पड़ सकता है उन तमाम जगहों पर जहां क्षत्रिय समुदाय एकजुट हो रहे हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि राजस्थान में इसे लेकर काफ़ी दिक्कत हो रही है, मध्य प्रदेश में लेकर भी इसे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश और यहाँ तक कि उत्तराखंड में भी इसकी वजह से परेशानी हो सकती है। तो आइए अब हम अगली स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। हम बात करना चाहते हैं लोकसभा चुनाव के संबंध में वीवीपैट और वीवीपैट पर निकली हुई रिसीट्स के मिलान की। यह खबर आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ईवीएम को लेकर संशय की स्थिति विपक्ष लगातार बनाता रहा है। ऐसा कोई भी चुनाव जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है, कहा जाता है कि ईवीएम का मैनिपुलेशन किया जा रहा है। चुनाव आयोग पर तरह तरह के आरोप और लांछन लगाए जाते हैं, यहां तक कि कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाता है। लेकिन यह बात तब नहीं होती जब विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरी पार्टियां किसी भी राज्य में अपनी सरकार बनाती हैं। तो आइए सबसे पहले इस पर अभी ताजा क्या हुआ ये आपके सामने रखें। लोकसभा चुनाव की तारीखों के आने के साथ ही जैसे ही देश में माहौल गर्म हो रहा है, वीवीपैट का यह मुद्दा इसलिए गर्म हो रहा है क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से ईवीएम और वीवीपैट को लेकर अब एक बड़ी बात सामने आ रही है। 2019 में 19 सियासी पार्टियों ने वीवीपैट के मिलान की मांग करते हुए पूरे देश में एक आंदोलन शुरू करने की बात कही थी और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में चुनाव आयोग को जो आदेश दिया था वो हम आपके सामने रख रहे हैं। वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था जिसके आधार पर यह कहा गया था कि हर चुनावी क्षेत्र में, हर कंस्टिट्यूएंसी में 2% जो पोलिंग बूथ हैं उस पर जो ईवीएम है उसके वीवीपैट का मिलान किया जाएगा। यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन होगा कि जो ईवीएम में पोल हुआ है वही पर्ची में उसका मिलान हो पा रहा है या नहीं, यह अनिवार्य किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का 2019 में चुनाव आयोग ने लोकसभा में पालन किया। चुनाव आयोग ने 20,687 मतदान केंद्र
जो कि 2% थे उस वक्त के सभी मतदान केंद्रों को मिलाकर 10 लाख से भी ज्यादा मतदान केंद्र पूरे देश भर में 2019 में थे। आज भी तकरीबन 11.5 लाख के आसपास मतदान केंद्र पूरे देश भर में हैं। तो 20,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों के वीवीपैट के पर्चे निकाले गए, उनका वेरिफिकेशन किया गया और पाया गया कि सिर्फ 8 ऐसे ईवीएम मशीन्स थे जिसमें वीवीपैट के जो पर्ची निकली और ईवीएम में जो वोटिंग हुई थी उसका मिलान नहीं हो पाया था, जो कि अगर आप रेशियो के आधार पर 543 सीटों के आधार पर देखें तो यह निकलकर आता है 0.0004%, यानी नगण्य के बराबर। चुनाव आयोग ने इसे मानवीय दोष कहते हुए कहा कि इतने मार्जिन तो हमें रखनी पड़ेगी। चुनाव आयोग के इस दावे पर विपक्षी पार्टियां लगातार 2019 से सवाल उठाती चली आ रही हैं। विपक्षी पार्टियों ने उसके बाद से चुनाव आयोग को कई तरह की सिफारिशें दी, जैसे कांग्रेस ने सुझाया कि ईवीएम और वीवीपैट का मिलान कम से कम 10% से 30% पोलिंग ईवीएम्स का होना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए कि 10 लाख पोलिंग बूथ हैं तो कम से कम 3 लाख पोलिंग बूथ के वीवीपैट और पर्चियों का मिलान होना चाहिए, ऐसा कांग्रेस का कहना था। बाद में कमलनाथ और सचिन पायलट, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर कोर्ट में भी अपनी बातों को सामने रखा और चुनाव आयोग के सामने यह दलील रखी कि कम से कम यह 10% तो होना ही चाहिए, यानी 10 लाख में से 1 लाख पोलिंग बूथ पर मिलान किया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि कम से कम 20% पोलिंग बूथ और वीवीपैट मिलान होना चाहिए। विपक्ष की इस मांग को लेकर चुनाव आयोग ने अपने तर्क हमेशा सामने रखे। चुनाव आयोग ने उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में जो अभी मामला चल रहा है उसमें क्या कहा, यह मैं आपके सामने रखा हूं। चुनाव आयोग ने कहा कि वीवीपैट और ईवीएम की मिलान करने में कम से कम प्रति ईवीएम 50 से 60 मिनट का वक्त लगता है। जो 5 ईवीएम की जो मिलान किया जाता है हर कंस्टिट्यूएंसी में, उस 5 ईवीएम को मिलान करने में 5 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है, जो कि हमारे रिजल्ट के डिक्लेयर करने में ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से देरी होती है। इसके साथ साथ चुनाव आयोग को इस काउंटिंग को और मिलान को मैच करने के लिए 20% ज्यादा मैन पावर लगाना पड़ता है। ईवीएम पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है और जब भी ये चुनाव होते हैं तो इस तरह के सवाल उठते ही उठते हैं। तो ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट इस पर बहुत जल्द अपनी सुनवाई करने वाला है। अब इस सुनवाई के आधार पर क्या वीवीपैट के मिलान की प्रतिशत को बढ़ाया जाएगा या कम किया जाएगा या वैसा ही रहेगा, यह कहना फिलहाल तो मुश्किल है। लेकिन अब यहां पर सवाल खड़े होते हैं जो राजनीति से जुड़े हैं। सवाल यह उठता है कि जरा यह बताइए कि जब तेलंगाना में कांग्रेस ने राज्य में अपना चुनाव जीता तो क्या कांग्रेस पार्टी ने कहा कि तेलंगाना के चुनाव में जो ईवीएम का इस्तेमाल किया गया वो मैनिपुलेटेड है? क्या किसी भी कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता से आपने ऐसी कोई भी बात सुनी? लेकिन जब यही बात मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर हुई, वहां पर जब चुनाव हुए जो कि एक साथ ही हुए थे, वहां पर विपक्ष के तमाम नेताओं ने और तमाम टीकाकारों ने कहा कि ईवीएम का मैनिपुलेशन हुआ है। चुनाव एक साथ हुए 2023 के आखिरी महीने में, रिजल्ट दिसंबर के महीने में आया और इसमें 3 चुनाव में ईवीएम का मैनिपुलेशन होता है और एक चुनाव जो कि कांग्रेस पार्टी जीतती है वहां ईवीएम का मैनिपुलेशन नहीं होता। कर्नाटक में चुनाव हुआ, कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार आई। क्या आपने कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के किसी नेता को यह कहते सुना कि कर्नाटक में जो चुनाव हुए थे उसमें ईवीएम में गड़बड़ी थी? दिल्ली में, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकारें बनी हैं। क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कभी कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी है? अगर ऐसा है तो 60 से ज्यादा सीटें कैसे आ गई आम आदमी पार्टी को? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार कैसे बन गई अगर ईवीएम की गड़बड़ी हो रही है तो सवाल यह उठता है कि इंडिया गठबंधन के जो अलायंस के लोग हैं वो ये सवाल क्यों उठाते हैं जब वो खुद हार का सामना करते हैं, लेकिन जब उनकी जीत होती है तो ईवीएम पर सवाल नहीं उठते। वैसे यह कहना अपने आप में गलत नहीं है कि यह बात सिर्फ विपक्ष नहीं उठाता। जो भी विपक्ष में होता और चुनाव हारता है वो कुछ ऐसी ही बातें करता है। मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको 2009 के लोकसभा के चुनाव की। 2009 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को
पूरा यकीन था कि वो चुनाव जीतेगी। ऐसा लग रहा था कि एल.के. आडवाणी उस वक्त जीत भी सकते हैं और प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। 2009 में एल.के. आडवाणी के साथ साथ जी.वी.एल. राव, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सांसद भी हैं, उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए। जी.वी.एल. नरसिम्हा राव ने डेमोक्रेसी एंड रिस्क, कैन वी ट्रस्ट ओवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के टाइटल की किताब भी लिखी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद से ईवीएम्स पर कहीं पर भी कोई भी सवाल नहीं उठाए। विपक्ष ने ईवीएम के पूरे मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वीवीपैट के मिलान की बात सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में जो आदेश दिए थे वो अभी हमने आपके सामने रखे कि 2% पोलिंग बूथ के सभी जो वीवीपैट हैं उनका मिलान किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सरकार को नोटिस भेजा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा है। बुधवार यानी कि 10 अप्रैल को इस पूरे मामले की सुनवाई फिर से है और ऐसा लग रहा है कि अगर वक्त रहते फैसला सामने आ गया तो वीवीपैट के मिलान को लेकर विपक्ष की जो तमाम दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि दरअसल ईवीएम पर सवाल क्यों उठने लगे। ईवीएम का इस्तेमाल इसलिए किया गया कि जब बैलेट पेपर पर वोटिंग की जाती थी उस वक्त कहा जाता था कि गुंडागर्दी से, जोर जबरदस्ती से लोकतंत्र का हनन हो रहा है और बैलेट पेपर पर जबरदस्ती निशान लगा दिए जाते हैं, जिसका फायदा रूलिंग पार्टी उठाती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इस तरह की तमाम शिकायतों से निजात मिली। लेकिन उसके बाद फिर सवाल उठने लगे। विपक्ष बार बार ये कहने लगा कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये एक डिजिटल मशीन है और इसे डिजिटली मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसे ठीक करने के लिए चुनाव आयोग ने वीवीपैट का एक सिस्टम निकाला। वीवीपैट का मतलब यह है कि मतदान के दौरान जैसे ही आप बटन प्रेस करते हैं ईवीएम पर, वीवीपैट से आपके मतदान की एक पर्ची निकलती है, जिसे देखकर मतदाता को यह तसल्ली हो जाती है कि आपने जिस निशान पर अपना मुहर लगाया है वही निशान है। वोट जब डाला जाता है उसके बाद ये पर्ची वोटर के पास नहीं होती है, मशीन में ही दर्ज रहती है और चुनाव आयोग इस पर्ची के आधार पर काउंटिंग के वक्त इसका मिलान कर सकता है। और इसी मिलान को अभी 2% पोलिंग स्टेशंस पर कराया जा रहा है, जिसकी वजह से चुनाव की पारदर्शिता कहीं ज्यादा बनी हुई है।